हेलो गाइस, विजडम एजुकेशन में आपका स्वागत है। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, और उसमें जैसे प्राइवेट इनकम, प्राइवेट पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम, जीडीपी एट एनएनपी। उसके बाद हमने पढ़ा था फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे। तो वो छोटे मोटे जो नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स थे वो हमने पढ़ रखे हैं। तो अब आज हम बात करेंगे कि नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, इसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है, यानी कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और कौन से मेथड्स हैं जो इंडिया में कैलकुलेट होते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इसी पे। तो जहाँ तक मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की बात है, तो ये 3 मेथड से मेजर किया जाता है नेशनल इनकम। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट मेथड, या इसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है। सेकंड वन हमारा है इनकम मेथड, ठीक है, जैसे कि फैक्टर इनकम्स। देन थर्ड वन हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम फाइनल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। तो आइए इन 3 मेथड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड की अगर बात करें तो जो प्रोडक्ट मेथड है, या फिर वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है इसको, जो मेजर करता है नेशनल इनकम को किसके द्वारा, बाय एस्टिमेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। ठीक है, हर एक प्रोड्यूसिंग जो एंटरप्राइज है उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको मेजर करता है। ठीक, वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं अपने लेवल पे, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो एंड टेरिशरी हो। ये हमने अपने इकॉनमी के वेरी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर्स। ठीक है, हर सेक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है उसी को कहा जाता है प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। यानी कि हर सेक्टर, प्राइमरी ने कितनी वैल्यू ऐड की, सेकेंडरी में कितनी वैल्यू ऐड हुई, एंड देन टेरिशरी में कितनी वैल्यू ऐड हुई किसी प्रोडक्ट को बनाने में, तो उसी को प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड कहा जाता है। ठीक है, किसमें, टू द प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तीनों सेक्टर मिलके कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, किसमें, डोमेस्टिक टेरिटरी में। ठीक है, जो भारत के अंदर विद इन द टेरिटरी, जो पॉलिटिकल बाउंड्री है इंडिया की, उसके अंदर हर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोडक्ट्स को बनाने में, उसी को प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड कहा जाता है। यानी कि कितनी वैल्यू ऐड हुई हर एक सेक्टर द्वारा। ठीक है, तो उसी को प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड कहा जाता है। वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि वैल्यू एडिशन क्या होता है या फिर वैल्यू एडेड क्या होता है। ठीक है, ये होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो टोटल आउटपुट है, जो तीनों सेक्टर्स द्वारा वैल्यू ऐड की गई है टोटल आउटपुट की। ठीक है, वैल्यू जनरेट करी है आउटपुट की, उसमें से आप माइनस करोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, जैसे कि प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ चीज़ें आपको यूज़ करनी होती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोल, कोल वगैरह, जिनका मतलब फाइनल यूज़ नहीं होता है, बल्कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में ही यूज़ होती है। ठीक है, तो उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहा जाता है। उसको वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि फाइनल आउटपुट में से डिडक्ट किया जाता है, माइनस किया जाता है, उसी को वैल्यू एडिशन या फिर वैल्यू एडेड कहा जाता है। देन वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो किसके बराबर है, सेल्स के बराबर। यानी कि जो टोटल सेल्स आपने एक साल में, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में करी, उसी को वैल्यू ऑफ आउटपुट कहा जाता है। यानी कि जो आप बेचोगे ना, वही तो आपके पास वैल्यू आएगी। आउटपुट जो आप सेल करोगे वही सेल्स के बराबर होती है, जितना आपने बेचा वही वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी। ठीक है, ये किस केस में होगा, अगर एंटायर आउटपुट आपने एक फाइनेंशियल ईयर में पूरे साल में जितना प्रोड्यूस किया वो सारा का सारा बेच दिया, उस केस में हम कहेंगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर होगी, सेल्स के बराबर होगी। ठीक है, यानी कि मान लीजिए हमने 50 कार्स एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस की, और उसमें से 50 कार्स हमने बेच डाली उस फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में हम कहेंगे कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो उस किसके बराबर होगी, सेल्स के बराबर। ठीक है, यानी कि 50 कार्स की हमने सेल करी क्योंकि 50 ही प्रोड्यूस की थी, तो ये इस केस में कहा जाता है। देन नेक्स्ट अगर बात करें तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो सेल्स के बराबर होगी प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं हम डेल्टा स्टॉक से। ठीक है, इसको चेंज पढ़ा जाता है इकोनॉमिक्स में।
ठीक है। तो इफ़ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये उस केस में होता है, मान लीजिए आपने 50 कार्स प्रोड्यूस की और उसमें से आउट ऑफ 50 45 आपने सेल करी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर होगी? 50 आपने प्रोड्यूस की, सेल्स हुई आपकी 45, देन उसमें आप प्लस करोगे चेंज इन स्टॉक, ठीक है। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? मतलब कि 5 कार आपके पास अनसोल्ड रह गई, उसको भी आप इसमें सेल्स में ऐड करोगे, तो उसी को वैल्यू ऑफ आउटपुट कहा जाता है। ये किस केस में होगा? जब आपके पास कुछ आउटपुट अनसोल्ड रहता है, उस केस में चेंज इन स्टॉक पिक्चर में आ जाता है। तो चलिए बात करते हैं सेपरेटली कि चेंज इन स्टॉक होता क्या है, ठीक है। चेंज इन स्टॉक की अगर बात करें तो ये क्या होता है? मेजर किया जाता है जो डिफरेंस होता है किसके बीच का? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए कि लास्ट में आपके पास 5 कार्स बच गई स्टॉक में, ठीक है, वो क्या था? आपका क्लोजिंग स्टॉक था। एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जो नेक्स्ट ईयर जब आप नए फाइनेंशियल ईयर से शुरू करोगे, ठीक है, जैसे कि 1 अप्रैल से शुरू करोगे, 31 मार्च को क्या होगा? आपका क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है। देन उसके बाद आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर 31 मार्च। तो जो ओपनिंग स्टॉक आपके पास रहेगा, जो क्लोजिंग स्टॉक है वही आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो ये उसी का डिफरेंस है, ठीक है, चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक को सिंपली हम कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक के बराबर होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसमें वैल्यू एडेड मेथड में या फिर प्रोडक्ट मेथड में हम सिर्फ फाइनल गुड्स को ही लेते हैं, ठीक है, फाइनल कंजम्पशन को ही लेते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात नहीं करते हैं। इसका मतलब होता है जो वैल्यू होती है नॉन फैक्टर इनपुट्स की, नॉन फैक्टर इनपुट्स कौन से हो गए अदर देन दीज इनपुट्स, ठीक है। फैक्टर इनपुट्स कौन से हो गए आपके पास? लैंड हो गया, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनके अलावा जो भी इनपुट्स आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं उनको इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहा जाता है। इसमें प्राइमरली इंक्लूड होता है वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे कि कोल आ गया, पेट्रोलियम, सीड्स, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। ये प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं, ये आपके फाइनल कंजम्पशन में नहीं आएंगे, ठीक है। फाइनल कंजम्पशन तब होगी जब आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट बन के तैयार होगा, ठीक है, उसी को फाइनल कंजम्पशन कहा जाता है। बट ये आपकी अभी प्रोडक्शन स्टेज पे यानी कि सेकेंडरी स्टेज पे ये चीज़ें, इन चीज़ों की कंजम्पशन हो रही है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इंक्लूड नहीं किया जाता है एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड में, ठीक है। इसको जो फाइनल आउटपुट है उसकी जो वैल्यू निकलती है उसमें इसको एक्सक्लूड किया जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, क्योंकि इसमें फाइनल कंजम्पशन को ही लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है। चलिए इस मेथड को हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू एडेड या फिर वैल्यू एडिशन को कैसे करा गया है डिफरेंट स्टेजेस पे, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या फिर टेरिशरी स्टेज पे हो। इसकी बात इस टेबल के थ्रू हम करेंगे। चलिए जो अलग अलग एंटरप्राइज आपकी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज हैं उन्होंने वैल्यू ऐड करी है अलग अलग स्टेज पे, ठीक है, यानी कि हर स्टेप पे वैल्यू एडिशन हुआ है, कुछ ना कुछ ऐड हुआ है, उसको इस टेबल के थ्रू समझाया गया। फॉर्मर को लेते हैं पहले, वैल्यू ऑफ आउटपुट, टोटल आउटपुट वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है? फॉर्मर ने ऐड करी है 6000। इसमें फॉर्मर को इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी लगी, ठीक है, यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसमें फार्मर्स मान लीजिएगा कि कोई किसान है वो गेहूँ वीट उगाता है, ठीक है, वीट उगाने में उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन लगी, जैसे कि इरिगेशन का एक्सपेंसेस लग गया, देन फर्टिलाइज़र, सीड्स खरीदने में 2000, लेबर वगैरह उसको 2000 का कास्ट पड़ गया, ठीक है। 2000 को हम माइनस करेंगे 6000 में से, ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फार्मर ने वैल्यू ऐड करी 4000 की, ठीक है, इक्वल टू 4000। तो देन हम बात करेंगे उसके बाद वीट फाइनली बन जाता है, पक जाता है और वो चला जाता है फ्लोर मिल के पास, ठीक है। तो मान लीजिए फ्लोर मिल ने क्या करा, 6000 की, ये जो 6000 की वीट है ये किससे खरीदी? फार्मर से, किसान से खरीदी, ठीक है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट टोटल कितनी होगी? 8000, ठीक है। इसको हम माइनस करेंगे, 8000 माइनस 6000,
तो यानी कि 2000 की वैल्यू ऐड करी किसने, फ्लोर मिलर ने, क्योंकि उसने फार्मेसी से कितने में ख़रीदा था गेहूँ, 6000 का, ठीक है। और फाइनली उसने उसमें वैल्यू ऐड करी कितने की, 2000 की वैल्यू ऐड करी, मतलब उसमें लेबर कास्ट लग गया, इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ हुई फ्लोर मिल को पीसने में, ठीक है, फ्लोर वीट का फ्लोर बनाने में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई, या फिर तेल जनरेटर में जो तेल यूज़ हुआ, उसमें जो टोटल कास्ट उसको लगी इंटरमीडिएट कंजम्पशन वो लगी 2000 की, सॉरी 6000 की, ठीक है, 2000 की लगी और इतना वैल्यू उसने ऐड कर दिया, यानी कि 6000 प्लस 2000 ये टोटल वैल्यू हो गई आपकी 8000। देन उसके बाद आटा जो बन के तैयार हो जाता है वो बेकर के पास, बेकरी वाले के पास चला जाता है, बेकरी वाला ख़रीदता है किससे, फ्लोर मिल से, कितने में ख़रीदता है, 8000 में, ठीक है, 8000 में ख़रीदा और उसमें 2000 की वैल्यू अपनी ऐड कर लेता है, ठीक है, बेकरी बनाने में, ब्रेड को बेक करने में या कचौरी वगैरह, ठीक है, या बटर रोटी बनाने में उसको 2000 की वैल्यू लग जाती है। तो फाइनल जो वैल्यू है आउटपुट की वो कितनी हो जाती है, 10000 की, ठीक है। यानी कि आप इसमें ये निकाल सकते हैं कि 10000 माइनस 8000, तो उसने वैल्यू ऐड कितनी करी, 2000 की वैल्यू, यानी कि उसको कास्ट लगी इतनी। देन फाइनली बेकर से कचौरी ब्रेड वगैरह बन के किसके पास चला जाता है, शॉपकीपर के पास, फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है। शॉपकीपर फाइनली किसको बेचता है, उसके डेस्टिनेशन तक, यानी कि फाइनल कंज्यूमर को बेचता है। तो वो कितने में ख़रीदेगा, बेकर से 10000 में ख़रीदेगा। देन उसमें वैल्यू ऐड करेगा कितनी, 2000 की वैल्यू ऐड करेगा, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी होगी, 10000 प्लस 2000 इक्वल टू 12000। तो इस तरह से अलग अलग स्टेज पे यहाँ पे वैल्यू ऐड करी गई है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं कि फॉर्मर ने कितनी वैल्यू ऐड करी, फर्स्ट ये यानी कि प्राइमरी स्टेज है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर किससे रिलेट करता है, जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना है। तो उसमें फॉर्मर ने ऐड करी वैल्यू 4000 की, देन फ्लोर मिल ने कितनी वैल्यू ऐड करी, 2000 की वैल्यू ऐड करी, ठीक है। देन बेकर ने भी 2000 की वैल्यू ऐड करी, देन शॉपकीपर 2000। तो इस तरह से ये जो टोटल वैल्यू है इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 10000 के, यानी कि वीट से होके फाइनली उसका ब्रेड बन गया या कचौरी बन गई, तो उसमें कितनी वैल्यू आ गई, 10000 की, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी हो गई, 36, इन सब को ऐड करके हमारे पास 36000 बन जाता है। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी लग गई आपकी, 26000, ठीक है, 26000 प्लस 1000 यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन। या फिर हम इसमें क्या करते हैं, ये आपकी फाइनल आउटपुट है, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है आपकी, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। इसमें से आप माइनस करोगे क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करोगे आप ये वाला, ठीक है, 36000 माइनस 26000, तो आपके पास वैल्यू ऐड कितनी हुई, 10000 की वैल्यू फाइनली तीनों स्टेजेस पे ऐड करी गई, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर होता है, वैल्यू एडेड किसके बराबर होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि 36000 माइनस 26000 विच इज़ इक्वल टू 10000, ठीक है। तो 10000 की वैल्यू ऐड करी गई। तो इस तरह से हमने वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड को पढ़ा इस टेबल के थ्रू या एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ग्रॉस वैल्यू ऐड करी गई, ठीक है, जो ग्रॉस वैल्यू ऐड की है, ये जो ग्रॉस वैल्यू है आपकी ऐड की है हर स्टेज पे, हर एंटरप्राइज द्वारा, ठीक है, इसको ग्रॉस वैल्यू कहा जाता है। ग्रॉस वैल्यू जो ऐड करी गई जितने भी प्रोड्यूसिंग ये सेक्टर थे, ठीक है, प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज थी, कहाँ पे, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ये सिर्फ इंडिया की ही बात करी जा रही है। इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो ग्रॉस वैल्यू ऐड करी गई हर एक प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज द्वारा, इनके द्वारा, ठीक है, प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज हैं ये, और ये आपकी ग्रॉस वैल्यू ऐड करी गई, उसी को कहा जाता है वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। कब की गई है, इसमें कंडीशन है कि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर में ऐड की जानी चाहिए हर एक एंटरप्राइज द्वारा, तो उसी को क्या कहा जाता है, जीडीपी, ठीक है। जीडीपी किसके बराबर होता है,
जो ग्रॉस वैल्यू ऐड करी गई हर एक प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज द्वारा विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ठीक है, क्योंकि ग्रॉस है ना, जीडीपी है, डोमेस्टिक आ गया विद इन द कंट्री, ठीक है, और प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट वैल्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया लेकिन कहाँ पे, मार्केट प्राइस पे, फाइनल गुड्स, तो इसी को क्या कहा जाता है, जीडीपी। तो इस तरह से इसी जीडीपी से हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट एग्रीगेट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स में पढ़ा था कि कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी दोनों से फैक्टर कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस। तो इसको हम फाइनली जीडीपी से नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे। कैसे, नेशनल इनकम को एनएनपी एट एफसी भी कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम है नेशनल इनकम, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे किसके थ्रू, जीडीपी के थ्रू। इसको समझते हैं नीचे इक्वेशन के थ्रू। सबसे पहले हम लेते हैं जीडीपी, ठीक है। जीडीपी में अगर हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है, माइनस करा हमने डेप्रिसिएशन, जब हमने डेप्रिसिएशन माइनस करा, यहाँ पे ग्रॉस था, ठीक है, ये जो ग्रॉस था ये डायरेक्टली क्या बन गया, यहाँ पे नेट बन गया, एनडीपी बन गया, ठीक है, ग्रॉस से नेट हो गया, क्योंकि डेप्रिसिएशन को माइनस करने से हमारा जो ग्रॉस है वो नेट बन जाएगा। ये एनडीपी एट डी तो ऐसे रहेगा, डोमेस्टिक ऐसा रहेगा एट एमपी, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, एनडीपी एट एफसी, ठीक है। तो एफसी को यानी कि एमपी से आप कन्वर्ट करोगे एफसी कैसे, जब आप किसी भी एग्रीगेट में इनकम एग्रीगेट में ऐड करोगे, क्या माइनस करोगे, सॉरी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किसके बराबर होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ के बराबर होता है। जब आप एनडीपी एट एमपी में माइनस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि एनआईटी, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सीधा, एनडीपी एज इट इज़ रहेगा, लेकिन आपका एमपी से सीधा एफसी बन जाएगा, यानी कि मार्केट प्राइस से ये आपका फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से बाकी एग्रीगेट्स भी आप सीधा एमपी से एफसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी ये जो पीछे एनडीपी या जीडीपी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। देन इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ये जो डी है बीच में, ठीक, एनडीपी यानी कि हमने जाना है कहाँ तक, एनएनपी, नेशनल इनकम निकालना, हमने कैलकुलेट करना है। तो इसको, यह अभी डोमेस्टिक है, इसको हम नेशनल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, यानी कि हमारे जो रेजिडेंट्स हैं यानी कि सिटीजन्स हैं भारत के, जो फॉरेन में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके द्वारा कमाया हुआ धन माइनस जो फॉरेनर्स हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं उसमें से माइनस होगा, उसी को क्या कहा जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इसको हम एनडीपी एट एफसी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये डोमेस्टिक से आपका नेशनल कंसेप्ट बन जाएगा। यहाँ पे एनडीपी था यानी कि डी से डोमेस्टिक, यहाँ पे एनएनपी बन जाएगा बीच वाला, ठीक है, बीच वाला एन बन गया यहाँ पे डी से डोमेस्टिक से नेशनल। तो इस तरह से फाइनली हमने जीडीपी से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करा, ठीक है। तो होप आपको ये वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपने मेरे लेक्चर ध्यान से देखे होंगे जिसमें हमने पढ़ा था जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, एनएनपी, दोनों पे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे वो हमने कन्वर्ट करे थे, ठीक है, कि डेप्रिसिएशन के माइनस या प्लस करने से क्या होगा, डेप्रिसिएशन जब हम माइनस करेंगे तो ग्रॉस से नेट हो जाएगा, जब हम डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे वापस नेट में तो नेट से वो ग्रॉस हो जाएगा। इसी तरह से हमने बाकी कंसेप्ट्स भी पढ़े थे, डोमेस्टिक कब होता है और नेशनल कब होता है, नेट फैक्टर इनकम से क्या होता है। तो अगर आपने वो ध्यान से देखे होंगे तो आप इसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल इनकम को। तो चलिए हमारा नेक्स्ट जो मेथड है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज़ इनकम मेथड, ठीक है। अब इनकम मेथड को डिस्कस करेंगे। इसको डिस्ट्रीब्यूटर शेयर मेथड या फिर फैक्टर पेमेंट्स मेथड्स भी कहा जाता है, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, जो मेजर करता है नेशनल इनकम को इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स, जो पेमेंट्स की जाती हैं, ठीक है, इसमें गुड्स की बात नहीं करते हैं इसमें, बल्कि डायरेक्टली जो पे किया जाता है, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, तो उन सब का टोटल सम टोटल को ही इनकम मेथड कहा जाता है, ठीक है, जो हमने पहले अपनी डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है। यानी कि फैक्टर इनकम्स जैसे किस में होते हैं, फैक्टर पेमेंट्स वेजेस के तौर पे होते हैं, लेबर को मिलती हैं वेजेस, रेंट किसके
किसको मिलता है, हाउस का रेंट मिलता है या बिल्डिंग का। देन इंटरेस्ट किसका मिलता है, कैपिटल का। देन प्रॉफिट, रेंट लैंड का भी मिलता है, हाउस का भी मिलता है। देन इंटरेस्ट किसका इनाम है, किसका पेमेंट है, पेमेंट ऑफ यूज़ ऑफ कैपिटल। देन प्रॉफिट किसको मिलता है, एंटरप्राइज को, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है। जो ऑर्गेनाइजर होता है, जो इन तीनों चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, फाइनली वो क्या अर्न करता है, प्रॉफिट। तो इस तौर पे ये जो फैक्टर पेमेंट्स हैं या जो फैक्टर इनकम्स हैं, इनका सम टोटल ही क्या कहा जाता है, इनकम मेथड। तो इसमें जैसे कि लेबर को वेजेस मिलता है, लैंड का रेंट मिलेगा आपको, कैपिटल का इंटरेस्ट, एंड फाइनली एंटरप्रेन्योरशिप का आपको मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है, इनकी प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए ये फैक्टर पेमेंट किया जाता है, इन सब का टोटल ही इनकम मेथड कहलाता है। तो चलिए इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इनकम मेथड क्या होता है। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम का दूसरा नाम है NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम कहा जाता है। ये एस्टिमेट किया जाता है कैसे, जो सम टोटल होता है किसका, फैक्टर इनकम का, जो हमने ऊपर पढ़े, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस वेजेस, उनका सम टोटल होता है जो किसको मिलता है, नॉर्मल रेजिडेंट्स को। ठीक है, किसी भी कंट्री का एक अकाउंटिंग ईयर में, उसी को क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम। तो चलिए क्लासिफाई करते हैं, कुछ क्लासिफिकेशंस की गई हैं फैक्टर इनकम की। सबसे पहले क्लासिफिकेशन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंपनसेट किया जाता है, उनके सर्विसेज के बदले में कुछ ना कुछ उनको दिया जाता है। इसमें क्या इंक्लूड होता है, जैसे वेजेस हैं, ठीक है, लेबर को हम वेजेस देंगे या फिर सैलरीज देंगे कैश में। ठीक है, देन हम पेमेंट इन काइंड की बात करेंगे इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। देन एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ठीक है, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, वो भी इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में होता है। देन पेंशन ऑन रिटायरमेंट, जो पेंशन मिलती है रिटायर्ड पर्सनस को, ठीक है, जिन्होंने पास्ट में कोई सर्विस प्रोवाइड करी है, उसके लिए उनको पेंशन्स मिलती हैं, पे की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, उसको भी इसके अंडर ही क्लासीफाई करा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। देन हम सेकंड फैक्टर इनकम की बात करेंगे, इसको क्लासीफाई किया गया है, दैट इज़ ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होती है, इनकम होती है प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से जो इनकम आता है। ठीक है, ये अर्न किया जाता है दोनों सेक्टर द्वारा, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट एंटरप्राइज हो। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, रेंट होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस है नहीं, देन इंटरेस्ट होगा, देन प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट की अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे कि डिविडेंड्स हैं। डिविडेंड क्या होता है, मान लीजिए 2-3 शेयर होल्डर्स हैं एक कंपनी में, एक कॉरपोरेशन में, उनको उनकी जो सैलरी आती है या उनके बीच में जो प्रॉफिट डिवाइड होता है, उसी को डिविडेंड कहा जाता है। प्लस कॉरपोरेशन टैक्स पूरी कंपनी पे एज अ होल चार्ज किया जाता है। ठीक है, वो भी इसमें प्लस होगा ऑपरेटिंग सरप्लस में। देन प्लस सेविंग ऑफ एंटरप्राइज या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, ये किसी भी शेयर होल्डर को या पार्टनर को नहीं मिलता है, ये बल्कि कंपनी जो एंटिटी होती है, कंपनी अलग से एंटिटी होती है, ये अपने पास ही रखती है, क्योंकि आगे भी कंपनी को अपना बिजनेस रन करना है। तो इस तरह से कुछ रिटेन्ड अर्निंग या फिर उसको सेविंग ऑफ एंटरप्राइज भी कहा जाता है, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो किसी भी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, उसी को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहा जाता है। ये सब इसमें आ जाता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस में। देन हम बात करेंगे मिक्स्ड इनकम की। ठीक है, मिक्स्ड इनकम क्या होता है, ये इनकम होती है सेल्फ एम्प्लॉयड की पर्सनस की, ठीक है, जो यूज़ करते हैं अपना ही लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो ये इनकम क्या होती है, मिक्स्ड होती है, किस टर्म्स में, वेजेस में, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस में, या फिर प्रॉफिट में मिक्स्ड होती है। तो मिक्स्ड इनकम क्या होती है, मान लीजिए कि किसी के पास, जैसे कि फैमिली लेबर होता है, गांव में क्या होता है, एक फैमिली होती है, उसके पास अपनी ही लैंड होती है, ठीक है, उसके अपने ही घर के बंदे काम करते हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कहा जाता है। अपने घर के बंदे एज ए लेबर काम करते हैं, देन उनके पास अपना ही पीस ऑफ लैंड होता है, देन अपना ही कैपिटल होता है, अपना ही, मान लीजिए उनके पास ट्रैक्टर है या कुछ और है, थ्रेशर वगैरह है, ठीक है, खुद का ही यूज़ कर रहे हैं। देन एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो खुद हैं, घर के ही मालिक हैं, तो उसी को मिक्स्ड इनकम कहा जाता है। ठीक है, वो मिक्स्ड इनकम की कैटेगरी में
रखा गया है। तो ये जो मिक्स्ड इनकम है यानी कि अपना ही लेबर कैपिटल प्रॉफिट एंटरप्राइज होता है, ठीक है, ये भी पार्ट होता है किसका, नेशनल इनकम का ही पार्ट होता है। क्योंकि मान लीजिए अगर वही चीज़ें आप बाहर से खरीदते हैं जो आप अपने लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या होता है उसके लिए आपको पे करना होता है, वो किसी की इनकम बनती है, उतना इनकम आपका बच जाता है या पैसा बच जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इनकम जनरेट कर रही है, इसलिए इसको नेशनल इनकम की एस्टिमेशन में यूज़ किया जाता है, अकाउंट किया जाता है मिक्स्ड इनकम को। तो चलिए कंक्लूड करते हैं कि जो इनकम मेथड है वो फाइनली बोलता क्या है, ठीक है। एनडीपी एट एफसी फाइनली ये जो सम टोटल हमने लास्ट में, जैसे कि ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, मिक्स्ड इनकम हो गया, देन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गया, इन सब का सम को हम कहते हैं एनडीपी एट एफसी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, किसके बराबर होगा, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, जो सम टोटल है फैक्टर इनकम्स का, ठीक है, जो जनरेट किया जाता है या अर्न किया जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ठीक है, भारत के टेरिटरी के अंदर ही जनरेट किया जाता है एक अकाउंटिंग ईयर में, उसी को क्या कहा जाता है, एनडीपी एट एफसी। या फिर इसको दूसरे वे में देखा जाए तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस, ठीक है, इसमें वेजेस और सैलरी आ जाती है, पेंशन्स आ जाती हैं, पेमेंट इन काइंड आ जाती है, देन ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें हमने पढ़ा रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, ठीक है, देन मिक्स्ड इनकम जो अपना ही लेबर लैंड कैपिटल यूज़ करता है अपने फैमिली के लिए ही प्रोड्यूस करता है कुछ ना कुछ, ठीक है, तो उसको मिक्स्ड इनकम कहा जाता है। इन सब का टोटल को ही एनडीपी एट एफसी कहा जाता है। तो इस तरह से हमने नेशनल इनकम को मेजर करा, ठीक है, नेशनल इनकम मेथड को मेजर करा और कंक्लूड करा, ठीक है। तो जो नेशनल इनकम है एट एन डी पी एट एफ सी, फाइनली हमने कहाँ तक जाना, हमारा मोटिव क्या है, नेशनल इनकम को निकालना, एन एन पी एट एफ सी, ठीक है। तो एन डी पी एट एफ सी से हम नेशनल इनकम तक जाएंगे, और वो कैसे जाएंगे, ठीक है, ये ऑलरेडी फैक्टर कॉस्ट पे ही है, ठीक है, क्योंकि हमने फैक्टर कॉस्ट फैक्टर इनकम पे ही इसको मेजर करा ना, फैक्टर पेमेंट्स को ही ऐड ऑन किया गया, तब जाके हमारे पास एन डी पी एट एफ सी आ गया, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ को आपने कन्वर्ट करना है, दैट इज़ डोमेस्टिक है, यहाँ पे इसको आपने कन्वर्ट करना है नेशनल में, ये डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जाना है, तो वो कैसे जाओगे, एन डी पी एट एफ सी में आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करोगे डायरेक्टली एन एन पी एट एफ सी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेशनल इनकम आपके पास निकल के आएगी। तो इस तरह से हमने इस इनकम मेथड को भी पढ़ा, होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए गाइज नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, दैट इज़ एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तीसरा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट मेथड है दैट इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहलाता है, ये मेजर करता है जो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, ना कि इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। फाइनल जो हमारे पास जो लास्ट एक्सपेंडिचर हम करते हैं, खर्चा करते हैं किन पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे एट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर में, जीडीपी में जो फाइनल एक्सपेंडिचर आता है एक अकाउंटिंग ईयर में, उसी को एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। तो जो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है वो किसके बराबर होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, यानी कि हमारे पास फाइनल एक्सपेंडिचर किसके इक्वल आ जाता है, जीडीपी एट एमपी के इक्वल आ जाता है, इसी को फाइनल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इस मेथड को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ इनकम डिस्पोजल मेथड, ठीक है, यानी कि इसमें जो आपकी इनकम है उसको कहाँ कहाँ डिस्पोज किया है हमने, कहाँ कहाँ खर्च किया है, फाइनल एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हुआ। तो इस तरह से इस एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा नाम है इनकम डिस्पोजल मेथड या फिर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, ठीक है। फाइनली आपकी जो इनकम होती है, ठीक है, वैसे इनकम वो दो चीज़ों पे आपको यूज़ होगी, एक तो आ गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। इन दोनों का प्लस ही आपकी इनकम होती है, कुछ पार्ट आपका कंजम्पशन पे यूज़ होगा और जो बच जाता है उसको आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्ट करोगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो यही इनकम कहलाती है। इस मेथड को कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं। तो इंडिया में क्या होता है, कौन सा मेथड यूज़ होता है, एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ किया जाता है किस लिए, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए, कहाँ पे, सेकेंडरी लेवल पे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसी मेथड को, एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करा जाता है इंडिया में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में या फिर सेकेंडरी सेक्टर में
ये पॉइंट ऑफ याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो चलिए एक्सपेंडिचर मेथड की क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसको क्लासिफाई करा है फाइनल एक्सपेंडिचर को, पहला क्लासिफाई करा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको डिनोट करा है सी से, ठीक है, कैपिटल सी से, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ठीक है, अदर देन गवर्नमेंट सेक्टर्स। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या आता है, जो एक्सपेंडिचर होता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे, इसमें इंडिविजुअल आते हैं, प्राइवेट में तो इंडिविजुअल आएंगे या फिर हाउस होल्ड्स आते हैं या फिर कोई भी नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, एनजीओ टाइप होते हैं जो सर्व करते हैं सोसाइटी को, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। तो ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये जो टोटल खर्च करते हैं, ठीक है, टोटल इनका जो एक्सपेंसेस होता है, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों, हाउस होल्ड हों या फिर नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हों, उसी को प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसमें क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि कंज्यूमर सर्विसेज आ गई, देन कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स आ जाते हैं, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जैसे कि बटर हो गई, जो दोबारा आप उनको रिपीटेडली यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, एक ही बार उनका सिंगल यूज़ होता है, जैसे बटर हो गया, लॉन्ग टाइम के लिए आप यूज़ नहीं करोगे, जैसे मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, एग्स एट्सेट्रा, मीट्स वगैरह, फ्लोर, दाल्स वगैरह, ये आ जाती हैं आपकी नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे, जो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है उसको भी इस कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। देन कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, जो आप रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, टीवी आ गया, रेफ्रिजरेटर आ गया, वॉशिंग मशीन्स एट्सेट्रा, ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स, कार्स वगैरह, जो आप मतलब बार बार यूज़ कर सकते हो या फिर कई सारे आने वाले ईयर्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है ड्यूरेबल गुड्स। ये इन चीज़ों पे जो भी एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि फाइनल एक्सपेंडिचर होता है, उसको कैटेगराइज करा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। देन हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फाइनल एक्सपेंडिचर की, दैट इज़ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल जी, जिसको जी से डिनोट करा गया है। ये एक्सपेंडिचर होता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे, यानी कि फाइनल गुड्स से, हमेशा फाइनल गुड्स को ही नेशनल इनकम के कंसिडरेशन में लिया जाता है, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स को। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर करा जाता है किस पे, फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे, ठीक है। इसमें आ जाते हैं आप, जैसे कि एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है किस पे, गुड्स फॉर कंजम्पशन ऑफ डिफेंस पर्सनल, जो आर्मी पर्सनल होते हैं, पुलिस हो गई या आर्मी हो गई, ठीक है, अपनी आर्मी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, जैसे कि वेपन्स आ गए, टैंक्स आ गए, गन्स आ गई, ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स आ गए, उनके लिए शूज़ आ गए, उनके लिए राशन आ गया, कोई भी एक्सपेंडिचर जो इंडिया अपने डिफेंस पर्सनल पे यूज़ करती है या फिर पुलिस पे एक्सपेंडिचर करती, फाइनल एक्सपेंडिचर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उसी को गवर्नमेंट, यानी कि ये गवर्नमेंट करती है, पब्लिक करती है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल तो इस पर तो करेगा नहीं, ठीक है। जो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या कंट्री की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, उसी को गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो चलिए, ये था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्योंकि आपकी इनकम किसके बराबर होती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट किन किन चीज़ों पे होता है, लेकिन फाइनल इन्वेस्टमेंट ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो किस पे होता है, फाइनल गुड्स की परचेज पे किया जाता है, किसके द्वारा, प्रोड्यूसर द्वारा। इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्रोड्यूसर ही करते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स ही करते हैं, जो फर्दर चीज़ों को आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करा जाता है फाइनल गुड्स पे। जैसे मान लीजिए एक कोई प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो ट्रैक्टर पे इन्वेस्ट करेगा, देन वहाँ पे व्हीकल जो उस प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होंगी, व्हीकल्स को खरीदेगा, देन जनरेटर होगा, कई सारी जो भी चीज़ें उसमें यूज़ होंगी उन पे इन्वेस्ट करेगा। तो ये गुड्स फर्दर यूज़ किए जाते हैं किस में, प्रोडक्शन के प्रोसेस में, ठीक है, इनसे और नई चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। जैसे कि इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, एक्सपेंडिचर जो फार्मर करता है किस पे, ट्रैक्टर्स और थ्रेशर पे, ठीक है, ये उसके लिए फाइनल गुड्स हैं। इससे फर्दर वो अपना वीट एंड मेज़, राइस वगैरह उगा सकता है, ठीक है, तो ये इसके लिए क्या है, फाइनल गुड्स हैं। तो इस तरह से हमने फाइनल एक्सपेंडिचर को पढ़ा किस
कॉन्टेक्स्ट में, एक तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उन दोनों को एक ही कैटेगरी में, दैट इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ही रखा गया है। देन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो प्रोड्यूसर्स द्वारा किया जाता है या गवर्नमेंट भी करती है रोड, स्कूल, कॉलेजेस, ब्रिजेस बनाने के लिए, ठीक है, तो उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो ये दोनों प्लस मिलके नेशनल इनकम बनाते हैं। देन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को फर्दर क्लासीफाई करा गया है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक तो आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है और दूसरी आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा कहाँ पे की जाती है? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। बिजनेस में मतलब कि आप कोई लैंड खरीदोगे, देन वहाँ पे मशीनरी खरीदोगे, यानी कि आप बिज़नेस जब एस्टेब्लिश करोगे, स्टार्ट करोगे, तो तब बिज़नेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होता है, ठीक है। देन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड भी यानी कि इंडिविजुअल या फैमिलीज़ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कहाँ पे? घर बनाने में, इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, रेजिडेंशियल हाउसेज बनाने के लिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हाउस होल्ड द्वारा किया जाता है, वो भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता है। देन हम बात करेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, पब्लिक यानी कि जो गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करती है, या फिर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? स्कूल्स, कॉलेजेस, रोड्स, ब्रिजेस बनाने के लिए या टनल्स बनाने के लिए जो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, वो इस सारा इस कैटेगरी में आता है और इसको कहा जाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। देन हम बात करेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। ये चेंज इन स्टॉक होता है, इसका मतलब होता है चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि स्टॉक में जो चेंजेस आती है, और इसको एस्टिमेट कैसे करा जाता है? ये डिफरेंस होता है किसके बीच का? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूस करता है 50 कार, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि 50 कार्स का एग्जांपल लिया। 50 कार्स प्रोड्यूस करी एक साल में, और उसमें से 45 कार्स आपकी बिक गई, ठीक है, सेल हो गई, और 5 कार्स आपकी बच गई, तो उसी को क्या कहा जाता है? आपका क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो स्टॉक आपके पास बच जाता है 5 कार्स का, उसी को कहा जाता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। देन नेक्स्ट ईयर जब आप फिर से शुरू करोगे बिजनेस को नए फाइनेंशियल ईयर से, तो वो आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो ये उसी का डिफरेंस है, तो उसी को क्या कहा जाता है? इन्वेंट्री। और ये फिक्स नहीं होता, ये चेंज होता रहता है, ठीक है, इसीलिए इसको चेंज इन स्टॉक भी कहा जाता है। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो आने वाले कई ईयर्स तक चलता है, ठीक है, चाहे इसमें बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो, देन इन्वेस्टमेंट हाउस होल्ड के द्वारा हो, किस पे? घर बनाने के लिए, या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, ब्रिजेस, रोड्स वगैरह बनाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करती है वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम कह सकते हैं कि जो कई सारे आने वाले सालों के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, उसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है, ये सिर्फ एक विद इन 1 ईयर में ही फिनिश होता है, इसका बेनिफिट 1 साल तक ही रहता है, और इसका बेनिफिट लॉन्ग रन तक रहेगा। देन इसमें हम तीसरी कैटेगरी बात करेंगे नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है? यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। ये कुछ नहीं होता है, मान लीजिए एक्सपोर्ट क्या होता है? जो चीज़ें हम यहाँ से फॉरेन कंट्री में, ठीक है, ये मान लीजिए इंडिया है, यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं कोई कार्स या मोबाइल फ़ोन्स, यानी कि इंडिया से बाहर हम एक्सपोर्ट करते हैं, भेजते हैं। और इंपोर्ट क्या होता है? बाहर से हम इंडिया में लाते हैं। ये नेट एक्सपोर्ट कुछ नहीं होता है, बस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ही होता है, ठीक है, इसी को कहा जाता है नेट एक्सपोर्ट। तो इसको भी नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में कन्वर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट को हम ऐड करते हैं किसमें? नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में, क्योंकि वो वहाँ से हमें क्या आता है? इनकम आता है। जो चीज़ें हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ से हमें फॉरेन एक्सचेंज आता है, वो इंडियन इकानमी में कंट्रीब्यूट करेगा। और इंपोर्ट क्या होता है? हमारा जो खर्चा हमारे रेजिडेंट्स द्वारा, हमारे सिटीजन्स द्वारा जो खर्चा है किस पे? फॉरेन गुड्स पे, ठीक है, तो हमारी जो इनकम है वो बाहर जा रही है, तो ये हमेशा आपका इंपोर्ट क्या होगा? माइनस होगा। तो चलिए अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। जो फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड है जो हमने पढ़ा लास्ट मेथड, ठीक है, ये क्या होता है? सम टोटल होता है फाइनल एक्सपेंडिचर का, ना कि इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। फाइनल जो फाइनल यूज़ के लिए गुड्स होती है उन पे जो एक्सपेंडिचर होता है फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाता है।
किन गुड्स पे? जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं या फिर सर्विसेज हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, उसी को क्या कहा जाता है? जीडीपी एट एमपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि फाइनल एक्सपेंडिचर जो किस पे किया जाता है? डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स पे या फिर सर्विसेज पे एक अकाउंटिंग ईयर में, उसी को कहा जाता है जीडीपी। सीधा सीधा हम बोलेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो चलिए, हमारा जो मोटिव है वो क्या है? नेशनल इनकम को निकालना। तो हम अब जीडीपी से नेशनल इनकम को कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने जीडीपी लिया, जो कहाँ से आया? यहाँ से आया, जो टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, किस पे? डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स पे और सर्विसेज पे एक साल में, उसी को जीडीपी कहते हैं। तो अब इस जीडीपी को हम कन्वर्ट करते जाएंगे और हमने फाइनली कहाँ पहुँचना है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या फिर नेशनल इनकम तक पहुँचना है। तो इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे और क्या क्या डिडक्ट करेंगे? तो चलिए देखते हैं। जीडीपी एट एमपी है, ठीक है, इसमें हम माइनस कर देंगे सीधा सीधा डेप्रिसिएशन। जब आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, ये ग्रॉस था, ग्रॉस से यहाँ पे आपके पास बन जाएगा नेट। ठीक है, एनडीपी बन जाएगा। ठीक है, ग्रॉस डेप्रिसिएशन माइनस करा, ग्रॉस से नेट हो गया। ठीक है, अभी एनडीपी एट एमपी बन गया। देन इसमें हम क्या करेंगे? अब इसको हम फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसमें फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे, तो हमारे पास एनडीपी एट एफसी आएगा। एनडीपी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, देन हमने जाना है कहाँ तक? नेशनल इनकम तक, एनएनपी एट एमपी तक। जब हम एनडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे, तो तब ये डोमेस्टिक से क्या हो जाएगा? नेशनल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ डोमेस्टिक से नेशनल कब बन जाती है? जब हम उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे। ठीक, यहाँ पे डोमेस्टिक था, एनडीपी था, यहाँ पे एनएनपी नेट नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करा तीनों मेथड से। होप आपको ये तीनों मेथड्स समझ में आ गए होंगे। तो ये था इनकम मेथड को कैलकुलेट करने का तरीका, जो हमने तीन मेथड्स पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा इनकम मेथड, जिसमें फैक्टर इनकम का टोटल ही इनकम मेथड कहलाता है। और तीसरा मेथड हमने पढ़ा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, जो टोटल खर्च आता है किस पे? फाइनल गुड्स पे, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स पे जो खर्चा आता है उसी को फाइनल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो इस तरह से हमने तीनों मेथड से नेशनल इनकम को मेजर करा। ठीक है, तो चलिए अब कुछ आइटम्स की बात करते हैं। अब वो कौन से आइटम्स हैं जो इंक्लूड नहीं की जाती है नेशनल इनकम की एस्टिमेशन में? ठीक है, उनको हम एक्सक्लूड करते हैं, नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। कौन से आइटम्स हैं जो इंक्लूड नहीं की जाती है नेशनल इनकम की एस्टिमेशन में? पहला है हमारे पास सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। जो सेकंड हैंड गुड्स की सेल या परचेज होती है। ठीक है, मान लीजिए कोई सेकंड हैंड कार है, उसको आप सेल करोगे। ठीक है, तो उसको जब आप सेल करोगे, उससे जो आपने इनकम कमाई, ठीक है, उससे जो पैसा आया आपका, वो नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसी टाइम ऐड हो गया था जब वो कार बनी थी, जब आपने वो फर्स्ट हैंड खरीदी थी। ठीक है, फाइनल खरीदी थी। तो अगर आप इसको दोबारा ऐड करोगे सेकंड हैंड गुड को, तो वो क्या होगा? डबल काउंटिंग होगा। यहाँ पे डबल काउंटिंग हम नेशनल इनकम की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी जो नेशनल इनकम है वो क्या होगी? डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, एग्जेजरेट हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इकॉनमी में इन्फ्लेशन आएगा। तो सेकंड हैंड गुड्स को हम कभी भी नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा है जो फाइनेंशियल सेल और परचेज़ है किसके? शेयर्स के, बॉन्ड्स के, डिबेंचर्स के। जो हम शेयर, जो कंपनीज़ हैं या गवर्नमेंट है, शेयर इशू करती है, बॉन्ड्स इशू करती है, डिबेंचर्स जो लॉन्ग रन के लिए होता है, 15 और मोर देन 15 ईयर्स। ठीक है, या 5 ईयर से ज़्यादा, एक साल से ज़्यादा जो शेयर्स इशू होते हैं, ये सिर्फ मेयर क्या होते हैं? पीस ऑफ पेपर होते हैं। ये कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं इंडियन इकानमी में। तो इस तरह से इनकी जो सेल और परचेज़ है, चाहे वो शेयर्स हो, बॉन्ड्स हो, डिबेंचर्स हो, उनको भी नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे जो इनकम जनरेट की जाती है इलीगल एक्टिविटीज़ से। ठीक है, जैसे कि स्मगलिंग हो गया आपका,
ठीक है, जुआ वगैरह खेल के जो इलीगल एक्टिविटीज़ है, ब्लैक मनी है, वो भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट के अकाउंट में वो रिकॉर्ड तो है ही नहीं। वो आप अगर इंक्लूड करोगे तो उसमें पता ही नहीं चलेगा। पहली बात, इंक्लूड कहाँ से करें, वो तो गवर्नमेंट की नज़र में नहीं है, वो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही, तो उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है नेशनल इनकम की एस्टिमेशन में। देन ब्लैक मनी हो गया, ठीक है, जो काला धन, ठीक है, जिसको पैरेलल इकॉनमी भी कहा जाता है, ये इकॉनमी के साथ साथ काम कर रहा होता है, ब्लैक मनी, इसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में। देन कैपिटल गेन या फिर विंडफॉल गेन जो होता है, ठीक है, कैपिटल गेन क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई ऑलरेडी कोई मशीन है जिसको आपने यूज़ करा और फाइनली आपने उसको बेच डाला, उससे जो आपको पैसा आया वो भी इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में। या फिर विंडफॉल गेन, जो अचानक मतलब रातों रात आपके पास पैसा आ गया अचानक, जैसे आप ड्रीम 11 खेलोगे, ड्रीम 11 पे मान लीजिए आपने टीम बनाई, ठीक है, 35 रुपीज़ का आपने कोई टीम लगाया और सुबह आप देखते हैं कि आपने 1 करोड़ जीत लिया है। वो आपके लिए क्या है, ये एक विंडफॉल गेन है, अचानक से प्रॉफिट हो गया, तो उसको भी नेशनल इनकम की एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे कोई वैल्यू प्रोड्यूस नहीं हुई है, जनरेट नहीं हुई है, वो तो बस आपको अचानक से प्रॉफिट हुआ है, तो इस तरह से इसको हम एक्सक्लूड करते हैं नेशनल इनकम से। या फिर आप लॉटरी जीत जाते हैं, उसको भी इंक्लूड नहीं करा जाता है। तो इन सबको क्या कहा जाता है, जो अचानक से आपके पास गेन आ जाता है, उसको विंडफॉल गेन कहा जाता है। देन इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि सेल्स टैक्स हो गया, ठीक है, देन एक्साइज ड्यूटी हो गई, एक्साइज ड्यूटी जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पे लगाई जाती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उसको एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। और फॉरेन प्रोड्यूसर्स पे जो लगाई जाती है उसको कस्टम ड्यूटीज़ कहा जाता है। इसको हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर में, यानी कि टैक्सेस में। तो इनको भी इंक्लूड नहीं करा जाता है किसमें, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में, क्योंकि हमने NIT पढ़ा था ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम हमेशा एक्सक्लूड करते हैं किससे, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम से। तो देन और क्या चीज़ ऐड नहीं की जाती है, दैट इज़ ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती है, वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप तो गवर्नमेंट एक किस्म का क्या देती है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को या फिर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को स्कॉलरशिप देती है उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए। तो इसके लिए उन्होंने कोई सर्विसेज या गुड्स जनरेट नहीं करी हैं, ये बस एक किस्म का फाइनेंशियल एड है, ताकि उनका जो स्टेटस है वो ऊपर उठ सके, ठीक है। तो इनको ही ट्रांसफ़र पेमेंट कहा जाता है। या फिर विडो एड है, विडो एड के लिए भी कोई ना तो सर्विस जनरेट हुई है, ना तो कोई गुड प्रोड्यूस हुआ है, तो ये भी वन साइडेड पेमेंट है, इसी को ट्रांसफ़र पेमेंट कहलाता है। तो इसको भी एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता है। देन ओल्ड एज पेंशन है, ठीक है, बुढ़ापे में पेंशन दी जाती है 60 एंड अबव, ठीक है, ये सिर्फ एक गवर्नमेंट की तरफ से एड है, इसके लिए भी कोई भी सर्विस प्रोड्यूस या जनरेट नहीं हुई है, तो ये भी फैक्टर ट्रांसफ़र पेमेंट है, सॉरी। तो देन फाइनेंशियल हेल्प दी जाती किसको, सुनामी विक्टिम्स को या अर्थक्वेक विक्टिम्स को, फ्लड्स वगैरह के विक्टिम्स को दी जाती है। तो ये सब क्या है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं, इनको भी एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप हो सकते हैं। देन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड, जो अब्रॉड से गिफ्ट्स आए, इसके लिए भी आपने कोई ना तो वैल्यू जनरेट करी है, ना तो कोई सर्विस दी है, ये क्या है, वन साइडेड गिफ्ट है, ठीक है, तो ये भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। देन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, कभी कभी बेरोज़गार लोगों को गवर्नमेंट क्या देती है, एक सहायता देती है, आर्थिक मदद देती है, ठीक है, तो उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके लिए भी कोई सर्विस प्रोड्यूस नहीं की गई है, प्रोवाइड नहीं की गई है। देन वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ये तो हमने पढ़ा ही है, ठीक है, हमेशा वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स को ही नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड किया जाता है, अकाउंट किया जाता है, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स को। देन परचेज ऑफ वेजिटेबल्स बाय रेस्टोरेंट, ठीक है, अब वेजिटेबल जो खरीदते हैं रेस्टोरेंट्स, ठीक है, उनके लिए वेजिटेबल्स क्या है, फाइनल गुड्स नहीं है। अगर एक हाउस होल्ड खरीदता है गुड्स, सब्जियां खरीदता है डायरेक्टली या दालें खरीदता है, तो वो फाइनल कंजम्पशन के लिए ख़रीद रहा है,
ठीक है, तो उसको इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखा जाए, या होटल्स या फिर रेस्टोरेंट्स खरीदते हैं वेजिटेबल्स या दाल या राइस खरीदते हैं, तो उसको हम फाइनल गुड्स में ऐड नहीं करेंगे बल्कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ऐड करेंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स को वो बनाएगा, उसमें और वैल्यू ऐड करेगा और फाइनली सर्व करेगा रेस्टोरेंट्स में टेबल पे। ठीक है, तो उसकी वैल्यू एडिशन हुई है। तो इस तरह से वेजिटेबल जो रेस्टोरेंट्स द्वारा या होटल्स द्वारा खरीदी जाती हैं उनको एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करा जाता है। देन पॉकेट मनी टू अ चाइल्ड, कोई पॉकेट मनी है, ठीक है। अब पेरेंट्स क्या होते हैं, अपने बच्चों को देते हैं पॉकेट मनी हर मंथ, ठीक है, उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि इसके लिए ना तो कोई सर्विस रेंडर करी है, ना तो कोई गुड जनरेट किया है। तो ये सिर्फ एक आर्थिक सहायता है अपने बच्चों को, किसकी ओर से, पेरेंट्स की ओर से, तो इसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। देन एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाय ए फैक्ट्री, ठीक है। अब मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वो शू बनाती है वहाँ पे, और उन शू को बनाने के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है, फैंस वगैरह यूज़ होंगे, एसी यूज़ होंगे, मशीन्स को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी उनके लिए क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इंटरमीडिएट गुड है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम हमेशा एक्सक्लूड करते हैं नेशनल इनकम की एस्टिमेशन से। तो इस तरह से जो फैक्ट्री है वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करती है या पेट्रोल को यूज़ करती है, तो उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे और इसको नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, हाँ, अगर हाउस होल्ड डायरेक्टली यूज़ करता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसको हम फाइनल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फाइनली पे कर रहा है, उसका लास्ट यूज़ है हाउस होल्ड। तो फैक्ट्री यूज़ कर रही है तो इसको इंक्लूड नहीं करा जाता है नेशनल इनकम में। देन कैपिटल लॉस, ठीक है, मान लीजिए कोई मशीनरी आप प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हो, वो टूट जाती है, ठीक है, या एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो वो लॉस हो गया तो वो रिकवर नहीं होगा, उसको भी हम एक्सक्लूड करते हैं नेशनल इनकम से। देन लेजर टाइम, ठीक है, आप फ्री टाइम में कोई काम करते हैं एज ए हॉबी, ठीक है, आपका मतलब हॉबी के तौर पे आपका कोई शौक़ है, ठीक है, जैसे कि, ठीक है, सब्जियां उगाना है, वेजिटेबल्स उगाना है किसी हाउस होल्ड द्वारा अपने किचन गार्डन में, ठीक है, अपने घर के पास एक छोटा सा प्लॉट है, ठीक है, मतलब प्लॉट का टुकड़ा, उसमें आप गार्डनिंग करते हैं, फ्लावरिंग करते हो, फूल वगैरह लगाते हैं, या फिर अपने घर के लिए सब्जियां वगैरह उगाते हैं, तो उसको भी आप इंक्लूड नहीं करोगे नेशनल इनकम की एस्टिमेशन में, ठीक है। देन सर्विसेज रेंडर्ड बाय हाउस वाइफ्स, ठीक है, अब घर पे जो सर्विसेज, जो घर में हाउस वाइफ्स होती, गृहिणी होती हैं, वो घर में काम करती, जैसे खाना बनाती हैं, ठीक है, डिश डिश वॉश करती हैं, देन क्लॉथ्स को वॉश करती हैं, कोई भी सर्विसेज है घर में जो हाउस वाइफ्स प्रोवाइड करती हैं, उनकी सर्विसेज को भी इंक्लूड नहीं किया जाता है किसमें, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में, क्योंकि उसको इंक्लूड करना बहुत ही मुश्किल काम बन जाता है, ठीक है, उसका कोई हिसाब किताब या कोई अकाउंट नहीं रखता है। तो इस तरह से इसको भी एक्सक्लूड करा जाता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम से। तो चलिए, ये गाइज ये थी बात कि कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी आइटम्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको इंक्लूड करा जाता है, ठीक है, इंक्लूड करा जाता है किसमें, नेशनल इनकम में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जैसे हमने मिक्स्ड इनकम पढ़ा था ना, हम मिक्स्ड इनकम हमने पढ़ा था किसमें, इनकम मेथड में। तो जो आप खुद के लिए गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके पास अपना खेत है, वहाँ पे आप वीट वगैरह उगाते हैं, अपना लेबर यूज़ करते हैं, मशीनरी यूज़ करते हैं, ठीक है, खुद फैमिली लेबर ही यूज़ होता है, तो उसकी एक वैल्यू जनरेट होती है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने 50 kg राइस खुद उगाया है, अगर वही 50 kg राइस आप बाहर से खरीदते हैं तो उसके लिए आपको पे करना होता है, बट उतना आपका पैसा जो है वो बच गया। तो इस तरह से ये एक वैल्यू जनरेट हो गई, ठीक है, तो इसको भी इंक्लूड करा जाता है किसमें, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में। देन ब्रोकर्स कमीशन, ब्रोकर कमीशन, हाँ, सेकंड हैंड गुड्स जो हैं उसकी जो वैल्यू है वो ऐड नहीं करी जाती एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में। लेकिन मान लीजिए दो बंदे हैं, ठीक है, एक को कार बेचनी है और दूसरे को ख़रीदनी है, और इनके बीच का जो है ब्रोकर है, ठीक है,
जो इन दोनों को मिलाता है और वो बदले में क्या करता है, दोनों से कमीशन लेता है। और वो कमीशन इस ब्रोकर के लिए, जो बीच में थर्ड पर्सन है, उसके लिए क्या है, इनकम है। तो वो क्या कर रही है, इनकम जनरेट कर रही है। इसका काम ही है ब्रोकरी का, ठीक है। यानी कि ये ब्रोकरी से ही कमाता है, इसके लिए इनकम का सोर्स ब्रोकरी ही है। तो उसके लिए जो इनकम है, जो कमीशन है, वो क्या होगी, ऐड होगी नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में, ना कि सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। हाँ, उस पे जो कमीशन है उसको आप ऐड कर सकते हो। देन डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, ठीक है। जो डिफेंस पे एक्सपेंडिचर होता है या फिर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने में, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उसको भी इंक्लूड करा जाता है किसमें, नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में। देन फ्री सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, मान लीजिए जो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट फ्री सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रही है, बट उसमें जो एम्प्लॉयज़ लगाए गए हैं, बंदे लगाए गए, उनको गवर्नमेंट पे कर रही है। तो इस तरह से उसको भी कहीं ना कहीं वहाँ पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है, गवर्नमेंट का खर्चा वहाँ पे लग रहा है, फाइनल एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो इस तरह से जो सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करी जाती है गवर्नमेंट द्वारा, उनको इंक्लूड करा जाता है नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में। देन सर्विसेज ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, मान लीजिए कोई ओनर है, वो अपने ही घर में रह रहा है, ठीक है। तो उसकी जो सर्विसेज हैं उनको इंक्लूड करा जाता है किसमें, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में। तो अगर दूसरे केस में इसको देखा जाए, तो अगर वही घर वो किसी और को रेंट पे देता है, ठीक है, वहाँ से उसको इनकम आ रहा है एज ए रेंट, मंथली इनकम आ रही है या एनुअली जो भी इनकम आ रहा है, यानी कि वो कोई वैल्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि जो ओनर है अपने घर में ही रह रहा है, उसकी भी वैल्यू है, तो वो भी एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। देन जो इनकम होती है एक्टर्स की, सिंगर्स की, डांसर्स की, प्लेयर्स की, या कोई भी प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि वो कोई ना कोई वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, उनकी जो इनकम है उसको भी नेशनल इनकम में एस्टिमेट करा जाता है, यानी कि इंक्लूड किया जाता है। देन डिविडेंड्स हैं। डिविडेंड क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मान लीजिए एक कंपनी में, ठीक है, एक कंपनी में 2 शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको जो इनकम मिलता है उसको इंक्लूड करा जाता है किसमें, एज ए डिविडेंड, ठीक है। उनके बीच में जो प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। देन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अब जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है कहाँ पे, पीएफ अकाउंट में, वो भी इंक्लूड करा जाता है किसमें, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में। देन पेंशन ऑन रिटायरमेंट, जो पेंशन होती है रिटायरमेंट पे, क्योंकि रिटायरमेंट वाली जो पेंशन आपको मिलती है उसको इंक्लूड करा जाता है। वो इसलिए करा, इसको हम फैक्टर पेमेंट्स में नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि फैक्टर पेमेंट क्या होता है, वन साइडेड पेमेंट होता है। उसके लिए ना तो कोई सर्विसेज रेंडर करी है, ना तो कोई गुड्स प्रोड्यूस की है। लेकिन जो पेंशन है, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता है, वो किस लिए मिलता है, जो आपने पास्ट में सर्विस प्रोवाइड की है उसी के लिए आपको मिलता है। तो वो भी क्या है, रिटायर्ड पर्सन्स के लिए इनकम है, उसको इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। जो रेंट, देन रेंट रिसीव किया जाता है इंडियन रेजिडेंट्स द्वारा, कहाँ पे, उन बिल्डिंग से जो रेंट उनने रेंटेड आउट करी है, रेंट पे दी है, किसको, फॉरेन एम्बेसीज़ को इंडिया में, ठीक है। मान लीजिए कोई फॉरेन एम्बेसी है यूएसए की, यहाँ पे वो इंडिया में एम्बेसी घर लेती है अपने एम्बेसी के लिए, वहाँ से जो आपको रेंट आता है उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं नेशनल इनकम में, क्योंकि वो भारत की इकानमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। देन जो प्रॉफिट अर्न किए जाते हैं, इंडिया का जो कोई बैंक है, ठीक है, इंडिया का मान लीजिए बैंक ब्रांच है कहीं यूएसए में या इंग्लैंड में, वहाँ से जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है उसको भी भारत की इनकम में इंक्लूड करा जाता है, क्योंकि ये क्या है, नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। तो हमेशा नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करा जाता है। देन वेजेज जो रिसीव की जाती, इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं कहाँ पे, यूएसए के या किसी भी फॉरेन कंट्री के एम्बेसी में, भारत के एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनकी इनकम को भी नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड करा जाता है। क्यों, क्योंकि वो भारत के एम्प्लॉयज़ हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, हमने पढ़ा था ना, नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम को ही इंक्लूड करा जाता है किसमें, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में। वो नॉर्मल रेजिडेंट्स होने चाहिए, ठीक, वो बाहर कमा रही है या इंडिया में कमा रहे, बट दे आर
नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो इस तरह से इसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में। देन सैलरी टू फॉरेन टेक्निकल स्पेशलिस्ट्स, ठीक है, जो फॉरेन टेक्निकल स्पेशलिस्ट हम हायर करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, तो उनकी सैलरी को भी इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम की एस्टिमेशन में, ठीक है। देन चेंज इन, इसको एक्चुअली क्या करा जाता है, ये नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इसको फॉरेन के जो रेजिडेंट्स हैं वो इंडिया में आके कमा रहे हैं, वो कहाँ ले जाते हैं, इंडिया में जो कमाया हुआ धन बाहर अपनी कंट्री में ले जाते हैं, तो इसको एक्सक्लूड करा जाता है। देन चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल का जो स्टॉक होता है उसमें जो चेंज आता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर, ठीक है, उसको भी नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड करा जाता है। देन हम फाइनल बात करेंगे इनकम ऑफ द पर्सन एंगेज इन देयर ओन बिजनेस। मान लीजिए किसी पर्सन का अपना ही खुद का बिजनेस है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है, वहाँ से भी वो इनकम कमा रहा है, जनरेट कर रहा है, भारत की इकानमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उस इनकम को भी इंक्लूड करा जाता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में। तो गाइज ये था हमारा नेशनल इनकम और उसके मेजरमेंट्स। तो फाइनली इसी के साथ हमने अपना जो नेशनल इनकम और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है ये चैप्टर को ख़त्म करा आज। तो होप गाइज आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो आप वीडियो को देख सकते हैं 2 3 4 बार, ठीक है। पिछले कुछ वीडियोस में भी मैंने पढ़ाया हुआ है नेशनल इनकम और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स, आप उनको जाके देख सकते हैं, देन आप इस टॉपिक को क्लियरली समझ सकते हैं। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।